अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक सस्ते तरीन मुल्क से बनाम सरकार। आपने वज़ीर आज़म साहब का एक बयान सुना जो रिसेंटली आया। सबसे पहले बयान का पहला हिस्सा जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो ज़रा सुने आप कि वज़ीर आज़म ने क्या कहा। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आज, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। हमारे से ऊपर है अफ़गानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीसिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेज़ुएला। यानी हम इन सारे मुल्कों में से, ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से लोग हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। कीमत क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि बाहर तेल बड़ी तेज़ी से महंगा हो गया। पता नहीं कितना 6 महीने में किधर से किधर पहुंच गया तेल। तो दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है सिर्फ। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। सिर्फ जो 27 मुल्क जिन्हों में हमारे से ज़्यादा सस्ता है, वो ख़ुद उनके मुल्क में तेल है, उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो जो इंपोर्ट करते हैं मुल्क जिस तरह पाकिस्तान है, हम दुनिया में आज सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल हमारे मुल्क में। कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं कीमतें नीचे लाने के लिए। यानी ये हमारा सारा वक्त, हर हफ्ते मीटिंग होती है कि कैसे हमने रोकना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। ये पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, 22वें वज़ीर आज़म हैं। 22 करोड़ आवाम को ये रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बोलने का मतलब ये होता है अगर ये किसी ऐसे जगह पर बैठ कर बोलें तो उसे लोगों को सीरियसली लेना चाहिए, लेना पड़ेगा और लेना होगा। ये है एहतराम वज़ीर आज़म ऑफिस का जो हम सबको करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की वो बातें करते हैं और जिस तरह की बात उन्होंने की है, वो सुन के कम से कम मुझे तो थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है। मुझे ऐसा लगा है कि वज़ीर आज़म शायद हर चीज़ को यही समझ रहे हैं कि हो जाएगी, कर देंगे, कर चुके हैं और कर रहे हैं। इस तरह की एक गर्दान है जो वो हमको सुनाते हैं बार बार। अभी भी उन्होंने कुछ ऐसी बात सुनाई है। वो कहते हैं कि हाँ गुर्बत ज़रूर है। क्या वो सिर्फ गुर्बत से परेशान है? क्या वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और उनको नालों में फेंक दिया जाता है? क्या वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर किस तरह औरतों के साथ इस्तेहसाल हो रहा है, किस तरह औरतों की बेहुरमती की जाती है, उनको रेप किया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है? क्या वो ये नहीं देख रहे कि इस मुल्क में जो गरीब आवाम है उनकी जमा पूंजी महफूज नहीं है? कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे उनके साथ फ्रॉड होता है, कभी कोई डबल शाह के नाम पे उन पे फ्रॉड कर जाता है, और जो लोग हैं वो अपनी जानो माल और इज़्ज़त को बचा ही नहीं पा रहे, वो अपने आप को इस मुल्क में महफूज तस्वुर नहीं करते। क्या वो ये सब कुछ नहीं देख रहे? क्या वो DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस में धक्के खाते हुए साइलिन को नहीं देख रहे, जो बड़े शौक से DC साहब वीडियोज़ लगाते हैं कि आज हमने इतने साइलिन खुली कचहरी में जिनकी पुकार सुनी, जिनकी दादरसी की? क्या वो दादरसी पहले नहीं की जा सकती थी? इसका मतलब निज़ाम में कमज़ोरी है कि वज़ीर आज़म से लेके नीचे एक छोटे DC तक को खुली कचहरियाँ लगानी पड़ती हैं कि सिस्टम में कोई भी अर्जी सिस्टम के मुताबिक चल के उनके पास आ नहीं रही। इस तमाम को ठीक करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या वज़ीर आज़म को ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा? ये रियासत के निज़ाम की कमज़ोरी है जो ये तमाम की तमाम वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ुबान से बताई है। और उन्होंने क्या कहा है, ज़रा सुने। सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मेरे लिए, हुकूमत के लिए तकलीफ़ दे रहा है, वो जो महंगाई है। अब महंगाई कई वजूहात से है। एक है कि आपकी इंपोर्ट्स, जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो जब हमारा प्रेशर पड़ा और रुपया नीचे आया, और रुपया क्यों नीचे आया? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा खसारा करके छोड़ के चले गए, जो जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, यानी डॉलर्स हमारे कम हो गए मुल्क में, उसकी वजह से रुपए गिर गया, डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। एक तो वो है। दूसरा हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो किसान चीज़ें प्रोड्यूस करता है और वो जो बिकती हैं आके शहरों में रिटेल में, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अब उसको हम कम करने के लिए, ताकि किसान को भी ज़्यादा पैसा मिले और लोगों के लिए भी सस्ती चीज़ें, उसके लिए हम स्टोरेज 800 नई स्टोरेज बना रहे हैं। क्योंकि किसान के पास अगर स्टोरेज हो जाए तो फिर उसको जल्दी जल्दी अपना सामान नहीं बेचना पड़ता, और उसको अगर हम क्रेडिट दे दें, किसान कार्ड लेके आ रहे हैं ताकि उसको
उसके पास कर्जा भी आ जाए ताकि वो आरती के पास ना जाए और फिर उसकी भी चीज़ महंगी बिके और लोगों के लिए भी सस्ती हो, तो उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बात आपने सुन ली। वज़ीर-ए-आज़म की बात को सुन के ना दिल को तसल्ली होनी चाहिए। वो तसल्ली हो क्यों नहीं पा रही, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म बार बार आकर टीवी पर बोलते हैं, बार बार आकर ये बयान करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ठीक क्यों नहीं हो पा रही? मुँह से कह देना, अच्छे कमरे में बैठ के तस्वीर ठीक करके और थोड़ा सा कंधों को ऐसे करके और अपनी तमाम की तमाम जद्दोजहद बता के, अपनी ट्रिपल PhDs जो स्पोर्ट्स में उनकी हैं वो बता के ये कह देना बड़ा आसान है। मुझे पता है गुर्बत है, मुझे पता है परेशानी है, लेकिन उसको फील करना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये फील मैं आपको करवाऊंगा। ये फील कैसे करवाऊंगा मैं आपको, जरा जाके देखें। और मेरे ख्याल से जो कुर्सी पर बैठ के ठंडे कमरे में बैठ के कह देते हैं कि मुझे पता है कि क्या परेशानियां हैं, अगर पता होता तो वहाँ इतने आराम से ना बैठे होते। जरा जाके देखें क्या सूरत हाल है इस मुल्क में। ये 600 रुपये कुछ मेरे पास बचा है और इसके अंदर हमने सब्ज़ी खरीदनी है। सब्ज़ी वाले भाई साहब के पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये पकड़ ले माइक आप, ताकि हम ज़रा एक दूरी भी बनाए रखें। मास्क बड़ी अच्छी चीज़ आपने पहना है, बड़ी अच्छी बात है। ये बताएं, ये आलू कितने रुपए किलो हैं? 50 रुपये किलो। वेरी नाइस। किलो आलू हमारे आ जाएंगे। और हमारे पास गाजरें कितने रुपए किलो मिल जाएंगी हमें? गाजरें 40 रुपये किलो। वो भी 40 रुपये किलो, यानी कि हमें 250 रुपये में अच्छी सब्जी बन जाए। कर दें आप, तोल दें भाई, मुझे पकड़ाएं आप, तोलें। आलू मटर गाजरें खा लेते हैं हम हैं जाके। मटर कितने रुपये किलो हैं? 120 रुपये। 120 रुपये किलो। आधा किलो मटर कर दें, 60 रुपये के मटर हो गए। और साथ में थोड़ा मसाला वसाला डाल दें। कितने पैसे हो गए टोटल? 160 रुपये। ओह वाह, गुड हो गया है तो, बड़ा अच्छा हो गया। ये वो है जो रोज़मर्रा है, जो रोज़ हमने लेना खरीदना ही खरीदना है। इसमें वो घी शी और वो सारी चीज़ें साइड कर दें। अभी हमारे पास पैसे बचे हैं ये 430 रुपये, 40 रुपये, 440 हमारे बाकी बचे हैं। ये हमारा सामान आ गया। आधा किलो चीनी दे दें। चीनी तो है नहीं। नहीं है? क्यों? दे ही नहीं रही गवर्नमेंट, दे ही नहीं रही चीनी। चीनी नहीं आ रही? है ही नहीं। आटा किलो कितने का? आटा 60 रुपये किलो। अच्छा जी, चलें 2 किलो आटा दे दें जी, क्योंकि अब आलू मटर गाजरें जो सी हैं हमने किसी चीज़ की तो खानी है। जी जी। चावल किलो कितने के हैं? चावल 130 रुपये किलो है। सबसे अच्छे वाले? नहीं, नॉर्मल जो गवर्नमेंट जो यानी कि बासमती नॉर्मल वाले 130 बासमती। नॉर्मल से नीचे भी कुछ होता है? नहीं, वो टोटा होता है। वो क्या होता है? 100 रुपये किलो अदवाड़। ओए होए। अच्छा जी, 120 का हो गया आटा। और 1.5 किलो चावल कितने के हो गए? 195 रुपये किलो। नहीं यार, जी, किलो दे दो चावल फिर। 6 किलो दो। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। यानी कि अगर आप सिर्फ आटा और चावल लें तो यहीं पे आपका काफ़ी सारा पैसा निकल गया। अब इसके अंदर से मैं बचाऊंगा क्या? और मैं कपड़े मतलब और 2 किलो आटा भी करना सर? हाँ यार, खाना तो है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। 600-700 रुपये में तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। वो वहाँ ऐवान में बैठ के बड़ा आसानी से कह देते हैं थोड़ी देर और इंतज़ार कर लें, वक्त अच्छा आने वाला। लेकिन ये सारा कुछ करके वक्त अच्छा आने वाला खान साहब के लिए। हाँ जी, कितने पैसे? 250 रुपये हो गया। ये 250। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया यार। लूट लिया आपने हमें। हमने थोड़ी लूटा, खान अच्छा? साहब लूट लें। बहुत खान साहब लूट रहे हैं दोनों हाथों से। यार ये पहले सामान कितने का आता था, ये आटा और ये चावल? अगर मैं आटा पहले 40 रुपये किलो होता था। अच्छा, अब 20 रुपये किलो बढ़ गया। 20 रुपये किलो बढ़ गया। और चावल यही 110 रुपये किलो था। चाय की पत्ती का एक पैकेट छोटा दे दें, वो कितने का? 710 रुपये का दे दें। 10 रुपये का साशे। चाय तो पी लेंगे हम। चीनी नहीं है तो चाय कैसे? बगैर चीनी के चाय पी लेंगे यार। गुड़ शक्कर डाल ले। गुड़ भी है आपके पास? 130 रुपये किलो। यार ये 20 रुपये का गुड़ दे दो। सामान हमने ले लिया। नहीं साहब, कितना कह रही है? ये जगह देख लें आप। वो एक कमरा है बस, ये और मेरा ये किचन है। टॉयलेट। ये टॉयलेट है, ये मेरा किचन है, ये देख लें। और ये हालात है कि मैं एक वक्त का खाना अपने ससुराल वालों के घर खाता हूँ। खुदा की कसम दिल करता है बच्चों को जहर दे दें या मार दें इनको। ये हालत है। ये कमरा देखें, 8,000 रुपये इसका किराया, इस महीने 4,000 दिया। आप कितने लोग रहते हैं? इसमें मेरी 2 बेटियां, 2 बेटे हैं, मैं हूँ, एक मेरी बेगम है। आप 6 लोग रहते हैं यहाँ पे? और 6 के 6 यहीं सोते हैं? क्या करें? इस महीने मैंने 4,000 किराया दिया, मालिक ने कहा 20 को खाली कर दो। बेगम मेरी मकान ढूंढने गई हुई है। ज़िंदगी है ये। इससे तो 8,000 में? हाँ जी।
पढ़ा रहे हैं आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बेटी मैंने आई कॉम किया, बेटा मैंने कोर्स किया हुआ है। तो नौकरी कोई भी नहीं, जानसा दिया इस बंदे ने, नौकरी नहीं मिल रही ना। ये किचन में रखें आप, ये इसी तरह लेके आते हैं, इतना ही लेके आते हैं या? खुदा की कसम प्यारे भाई, कभी 250 देता हूँ, कभी 300 देता हूँ। ये मेरी बेगम है जो मेरा गुजारा करती है। यार क्या ज़िंदगी बना दी इस बंदे ने यार मेरे बच्चे क्यों भूखे हैं? आप जहाद कर रहे हैं इसलिए कि यार इस बंदे को लेके आए, इस बंदे पे एतबार किया। इस बंदे ने ये नहीं सोचा कि यार ये गरीब है, इनका हमें कुछ करना है, लेकिन नहीं। ये बंदा जहाँ रहता है और जहाँ हमारा हाकिम रहता है, जो ख़ुद को हमारा हाकिम कहता है, वो 300 कनाल का है। किसी का राइवंड जोन सा है, वो एकड़ों पे मुहीत है। तो ये हमारे हाकिम है और ये हम पे हुकूमत करते हैं। और ये जो तमाम पावर इंजॉय करते हैं, जो तमाम इख्तियारात इंजॉय करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। और ये इनकी ज़िंदगी जो सी है ना, जो इनका घर अगर आपने देखना है घर कहाँ तक है, तो घर ये है कि ये एक कमरा है, उसी कमरे के बाहर ये एक किचन है, ये एक टॉयलेट है और ये एक गली सी है और ये बाहर रास्ता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सारा दिन रक्षा चलाने के बाद आप क्या करते होंगे, जिस्म में जान ही नहीं रहती। 52 का हूँ मैं, कभी नहीं घबराया, लेकिन इन 2.5 साल में मैं घबरा गया हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के शौक़ नहीं पूरे कर सका। ये मैंने ज़िंदा सबूत दिया कि इस माह मैं किराया नहीं दे सका, 4000 दिया है, 4 महीने देना है। उन्होंने वार्निंग दे दिया है सुबह सामान उठा लो, 20 को उठाना है। नहीं आप 4000 और दे दें उनको, ठीक है, और बुला ले, मैं झूठ नहीं बोला। नहीं आपको किराया मैं दे दूंगा, ठीक है, वो कह रहे सामान उठाएं अपना, मैं दे दूंगा, ना उठाएं, बिल्कुल ना उठाएं। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं ये उन लोगों के लिए है जो बार बार कहते हैं कि गरीब जो उनसे है वो गुजारा कर लेगा। अगर ये भाई आप, मैं नहीं हूँ, ये खुद नहीं है, ये आप हैं। अगर ज़रा इनके शूज़ में आके देखें, इनकी जगह पे खड़े होकर देखें कि 4 बच्चे हैं आपके, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, और ये एक कमरा है, इनकी वाइफ इनके साथ रहती है, एक रक्षा है, और ये इन्होंने कमा के इस घर में लेके आना है। इस सारे एरिए को देखें और अभी भी इनको निकालने लगे हैं वो। अब ये अपने 4 लोग लेके किधर जाएंगे? यहाँ पर आगे आप बताएं, इस बंदे को आगे बताएं कि भाई खुशहाली जो सी है वो आने वाली है। ये जो 10 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, ये 22 करोड़ की आबादी में 1000 होंगे, चले 22,000 होंगे, लेकिन जो पीछे 22 करोड़ बच जाते हैं उनका क्या? वज़ीर आज़म साहब, आप उनके लिए मुंतखब होके आए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। उन्होंने ये बात क्यों कही? एक सर्वे आया, वो सर्वे की आप साथ में क्लिपिंग भी चलते हुए देख रहे हैं। वो सर्वे के अंदर कहा गया कि एज कंपेयर्ड टू न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले लोग अगर अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करें तो पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया का, जहाँ पर आपको कुछ भी मिल सकता है। न्यूयॉर्क वो मुल्क है जहाँ पर एक आम मजदूर की सरकारी जो है क्या कहते हैं दिहाड़ी, वो $120 पर डे है। $120 को अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी मनी में तो ये 20,000 रुपया बनती है, जो पाकिस्तानी मजदूर की एक महीने की उजरत है सरकारी तौर पे। गैर सरकारी नहीं आ रहा, गैर सरकारी में तो अभी और ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये तमाम की तमाम उजरत जो इकट्ठी की गई है, इस हिसाब से अगर आप देखें तो मजदूर जो उनसे है वो तो पाकिस्तान में अगर कमाई कर रहा है और वो 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, जो डेली का तकरीबन 500 कुछ रुपये बनता है, तो वो तो मेरे ख्याल से 1 लीटर तेल भी नहीं डलवा सकता, जो 120 रुपये लीटर हो चुका हुआ है। वो तो 120 रुपये लीटर तेल भी नहीं डलवा सकता। लेकिन हाँ, अगर यही मजदूर न्यूयॉर्क में कमा रहा है तो उसकी अगर दिहाड़ी जो सी 20,000 रुपया रोज़ाना है तो वो काफ़ी सारे पैसे कमा सकता है, और काफ़ी सारे पैसे कमा के काफ़ी सारा लीटर तेल भी डलवा सकता है। वैसे वज़ीर आज़म एक तरह से देखिए तो ठीक ही कहते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये सस्ता तरीन मुल्क है। ज़रा दोबारा से वो वर्ड सुने, वो मुझे लफ्ज़ फंस गए हैं। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है, यानी कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। हम इतने सस्ते हैं कि सस्ता, दुनिया हमें सस्ता कह रही है। सस्ते कैसे हैं हम? सस्ते ऐसे हैं कि यहाँ पर हमारी कोई जान ले जाए, हमें मार जाए, हमारा माल लूट के ले जाए तो कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम सस्ते हैं। कोई मार जाए किसी को, बड़ा आदमी, तो
आपकी जान की कीमत कुछ लाख रुपए है, आप सस्ते हैं। आपको लेके कोई कहीं भी चला जाए लड़ने के लिए, समझ रहे हैं ना आप, तो कुछ मिलियन डॉलर्स में आप चले जाएंगे लड़ने के लिए। क्यों? आप सस्ते हैं। और आपके सस्तेपन की जो है ना मिसाल वो यहाँ से ले लें कि शहर के अंदर रहते हुए आप अपने इर्द गिर्द पुलिस की सिक्योरिटी के अलावा भी सिक्योरिटी रखेंगे अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, क्योंकि आप सस्ते हैं। कोई कहीं पर भी आपको लूट लेगा, कोई कहीं पर भी आपको मार देगा, आपको हर जगह फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। ये वो तमाम बातें हैं जो अब से पहले भी थी, इससे पहले भी यहाँ पर मौजूद थी, और इससे पहले भी लोग यही लड़ाई लड़ रहे थे कि हम सस्ते हैं, हमें कीमती करो, हमारी जानों की कीमत लगाओ। लेकिन हमारी जानों की कीमत जो सी है वो मिल नहीं सकी, इंसानी जान को उसकी कीमत, उसकी वैल्यू मिल नहीं सकी। आज क्या हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन न्यूयॉर्क की निस्बत लाहौर शहर या पाकिस्तान रहने के लिए बहुत सस्ता है, न्यूयॉर्कर्स के लिए, आपके लिए नहीं। ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। वज़ीर साहब ने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट मेरे पास भी है, ये भी मैंने तलाश की और मैंने इसको खुद बनाया है, यानी कि इसके तमाम फिगर्स कैलकुलेट किए हैं, आपकी साइड पे चलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इंडिया का पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम वो होता है जो मुल्क कमाता है सारा साल, उसको डिवाइड किया जाता है उसकी आबादी के ऊपर, तो पर कैपिटा इनकम आती है कि इसके एक फ़र्द ने इतना कमाया, जो मुल्क ने कमाया उसको डिवाइड किया जाता है उसकी आबादी के ऊपर। तो इस लिहाज से इंडिया में महाना, मैं बिल्कुल महाना बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। महाना एक आदमी की औसत तनख्वाह जो उसकी आमदन है वो 28,453 रुपये, यानी कि डेली के वो 948 रुपये कमाता है। बांग्लादेश की 17,342 रुपये है, यानी कि डेली के 578 रुपये वहाँ के आमदनी की इनकम है। श्रीलंका की 55,551 रुपये महाना आमदन है, जो 1851 बनती है रुपये रोज़ की। अब ये ऐसे मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान में 7,939 रुपये उनकी माहाना आमदन है और 264 रुपये रोज़ की बनती है, बहुत कम है। यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे हम बार बार ख़ुद को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से कंपेयर किया गया हमें, वहाँ पर किसी एक बंदे की माहाना आमदन 9,25,543 रुपये है। पाकिस्तानी रुपये में बात कर रहा हूँ, जिसे मैंने कन्वर्ट किया है इसी रेट के ऊपर। तो ये रेट जो मैंने कन्वर्ट किया आज के दिन, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो 162.59 रुपीज़ पर डॉलर है, तो उस हिसाब से हमने इसे कन्वर्ट किया है। तो 9,25,000 कुछ रुपये माहाना आमदन है एक अमेरिकी शहरी की, जो 30,851 रुपये बनती है रोज़ाना की पाकिस्तानी हिसाब से। यूरोप में ये बन जाती है 4,97,000 कुछ रुपये, और ये रोज़ाना की 16,500 रुपये बन जाती है। यूके में 6,27,000 रुपया है, कनाडा में 6,92,000 रुपया है, ये रोज़ की 20 से ज़्यादा हज़ार रुपये से बनती है। पाकिस्तान में यही आमदन जो पर कैपिटा इनकम है वो 2021 में जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 16,123 रुपये, रोज़ाना की 537 रुपये बनती है। 16,000 रुपये आप महाना कमाते हैं, 16,000 रुपये जो आप महाना कमाते हैं, यूरोप में वो पर डे इनकम है, और अमेरिका में पर डे इनकम इससे डबल है जो आप यहाँ कमाते हैं। आप उन मुल्कों के लिए सस्ते तरीन मुल्क हैं, यानी कि एक अमीर आदमी अगर पाकिस्तान में भी अरबों रुपया कमाता है, जो 5 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा है, तो उसके लिए तो पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ता मुल्क हो ही नहीं सकता। अगर उसके पास 10 करोड़ की गाड़ी है तो यकीन माने बड़े अच्छे पोर्श इलाके में 6 करोड़ में बहुत बड़ा बंगला आ जाता है, जिसकी 10 करोड़ की अगर वो गाड़ी में घूम रहा है ना, तो 6 करोड़ में लेविश सजा हुआ बंगला आ जाता है पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए तो पाकिस्तान मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जो 1,000 रुपया या 500 रुपया महीना कमा रहा है, मसला उसके लिए है, और वो मेजॉरिटी में है। ये जो 10 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, ये 1 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे, 22 करोड़ की आबादी में 1,000 होंगे, 2,000 होंगे, चले 22,000 होंगे। लेकिन जो पीछे 22 करोड़ बच जाते हैं, उनका क्या? वज़ीर आज़म साहब, आप उनके लिए मुंतखब होके आए हैं, प्रॉब्लम उनको है। एक हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, उनसे पूछते हैं वहाँ आम आदमी की ज़िंदगी कैसी है, सेहत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, उसकी सिक्योरिटी के लिहाज, सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से वो आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारता है। जी ज़हीर साहब, जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट, और वो ट्रीट तो इक्वली हर किसी को करती है। उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जी इसको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, इसको बुरा। इससे एक सिस्टम है, उसको फॉलो करते हैं लोग। और जो आपके जो एजुकेशन है वो पहले ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक फ्री है। पेंडेमिक की वजह से स्कूल कुछ बंद रहे, कभी खुले, और ऑनलाइन घरों में बच्चे पढ़ते रहे।
और किसी किस्म का ब्रेक ऐसा नहीं आया, मेजर ब्रेक जो एजुकेशन में। और इसके अलावा हर जो यूएस सिटीज़न है उसके पास हेल्थ प्लान है। अगर कोई जॉब कर रहा है उसको जॉब की तरफ से है, अगर आपकी हायर इनकम है यू पेइंग फॉर दैट इंश्योरेंस, और अगर आपकी लो इनकम है तो उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफर करती है। बच्चों की फ्री है, और अप टू लाइक 17 ईयर्स अगर 18 के होते हैं तो उनकी एजुकेशन का एक सिस्टम बदल जाता है। वो फिर उनका हेल्थ प्लान अगर पेरेंट्स के साथ है तो उनके साथ 24 तक रहता है, और अगर वो उनके पास कोई जॉब ऐसी नहीं है, जॉब से ऑफ़र है, तो फिर वो अपने हेल्थ प्लान के लिए वो फॉलो अप करते हैं। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चाहे आप पीसीबी के पास जाएं, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, वो आपकी ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करते। पहले ट्रीटमेंट, बाद में वो इंश्योरेंस का जो है मसला हल करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का, सेम ट्रीटमेंट। ओके, उसके अलावा हर जो यूएस सिटीजन है जो टैक्स फाइल करता है, अगर उसका W2 है, W2 होता है कि आधा टैक्स वो देता है, जो टैक्स पेयर है आधा वो उसके एम्प्लॉयर देती है, उसको W2 कहते हैं। हर यूएस सिटीजन, हर जो ग्रीन कार्ड होल्डर या कोई टैक्स पे करने के लिए, उसको यहाँ कोई स्टॉप नहीं करता। उसकी टैक्स ID इशू होती है और वो अपना टैक्स फाइल करता है, अपनी जिम्मेदारी से टैक्स फाइल करता है। तो आई थिंक हमारे मुल्क में जो लोग हैं वो खुशी से टैक्स फाइल नहीं करते, उनको एजुकेट करना चाहिए। आपके टीवी चैनल में अक्सर देखता हूँ कि लोग जो है ना वो इस बात बहस कर रहे होते हैं कि जी मैंने वैक्सीन नहीं लगवानी, वो हम मर जाएंगे 2 साल के बाद। हमने वैक्सीन लगवाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, और कोई मरेगा नहीं। कोई ऐसा जो टाइम आया वो तो हर किसी के लिए आया है। तो लोगों को मैं कहूँगा कि लोग वैक्सीन भी लगवाएं, और जो लोग अवॉइड करते हैं, जो डरते हैं, उनका डर ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू। हमारा DCO, हमारा ACO, हमारा कोई भी मुलाजिम हो, हमारा CCP हो, उसको दरबार लगाना पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि दरबार में उसको ये एहसास होता है कि अब मैं बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठ गया हूँ। सिर्फ तकरीर नहीं है हम तकरीर नहीं करते, हम सिर्फ आपको हालात दिखाते हैं। तकरीर जो करते हैं उनको आप सुनते रहते हैं। हल है, आप सारे सोच रहे हैं हल क्या है? परेशानी है, तकलीफ़ है। हल इसका आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आईने पाकिस्तान के शहरियों को ये हक़ देता है कि उनके पास बल्दियाती हुकूमतें हों, लोकल गवर्नमेंट्स हों, लोकल बॉडीज़ हों। आर्टिकल 140A के तहत जो आने वाली हुकूमत है उसका ये फ़र्ज़ है, उस पर ये लाजिम है कि वो बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए और मकामी हुकूमतों को फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इख्तियारात दे कि वो अपना काम कर सके। अब इससे होता क्या है? आपका नुमाइंदा आपकी गली में मौजूद होता है, काउंसलर की शक्ल में, चेयरमैन की शक्ल में, वाइस चेयरमैन की शक्ल में, वो वहाँ मौजूद है। जब आप उसका दरवाज़ा खटखटाने जाते हैं तो कोई आपको ये नहीं कहता कि सर जो उनसे हैं वो मीटिंग में गए हुए हैं पंजाब असम्बली, सर जो हैं वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं नेशनल असम्बली इस्लामाबाद में। सर की कोई मीटिंग्स नहीं होती, सर वहीं पे होते हैं। सर का जब मर्जी जाके गिरेबान आप पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, क्योंकि उसने भी उसी गली में रहना है, वो उसी गली से मुंतखब हुआ है और वो पावर उसके पास है। वो करप्शन करेगा भी, वो आपके हाथ में है, आप उसे पकड़ के थाने भी दे सकते हैं। तो ये आपके हाथ में पावर आ जाती है। अब बल्दियाती हुकूमतें इन मुंतखब हुकूमतों को पसंद क्यों नहीं है? सवाल ये बड़ा अहम है कि इनको पसंद क्यों नहीं है। इनको पसंद इसलिए नहीं है कि जब आप जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे अपने बल्दियाती नुमाइंदे का, यानी कि काउंसलर का, मेयर का, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, नाज़िम का, नाइब नाज़िम का, जो भी इनके नाम बनते हैं, जब आप उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे तो आप साइल बन के उसके दर पे जाएंगे, आप MPA MNA के दर पे नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ आपकी है। ये आपको अपने दर पे देखना चाहते हैं, दरबारियों की तरह, साइलिन की तरह। इनको बड़ा पसंद है खुली कचहरियाँ लगाना, बादशाह की तरह बैठना, अपना इख्तियार इस्तेमाल करना और ये कहना कि इसका ये काम कर दो। नशा ये है कि इसका ये काम कर दो, इसको ये दे दो। ये है ताकत जिसका नशा ये छोड़ना नहीं चाहते। ये ब्यूरोक्रेट हो, हमारा DCO, हमारा ACO, हमारा कोई भी मुलाजिम हो, हमारा CCP हो, उसको दरबार लगाना पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि दरबार में उसको ये एहसास होता है कि अब मैं बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठ गया हूँ और मेरे हाथ में है ताकत और मैं कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, और ये सब के सब लोग मेरे मोहताज हैं। अल्लाह ताला इस ताकत के नशे से हमें बचाए। ये ताकत के नशे से निकालना है कौम को।
जब तक आप इनको ताकत के नशे से नहीं निकालेंगे, और यकीन माने ताकत का सरचश्मा आप हैं, ये आपकी हुई दी हुई ताकत पे वहाँ जाके बैठते हैं। ये जो तनख्वाहें लेते हैं, ये जो मराते लेते हैं, ये तमाम अफसरान, ये तमाम सियासतदान जिस कुर्सी पर बैठते हैं, इवन वो कुर्सी भी आपके पैसों से ख़रीदी हुई है। जिस घर में रहते हैं वो आपके पैसों से लिया हुआ है। जिस घर में ये खाना खाते हैं वो आपके पैसों से दिया हुआ है। जिस लिए ये बैठे हैं वो आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खिदमत के लिए हैं, आपके लिए हैं। ये आपके हुक्मरान, हाकिम या बादशाह नहीं है, ये आपके खिदमतगार हैं, आपके मुलाजिम हैं। ये जानना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। जिस दिन आप ये जान लेंगे, मेरे ख्याल से आपको किसी खुली कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये निज़ाम खुद ब खुद चल पड़ेगा। ये असल में आपके जानने के लिए है। अपनी ताकत को पहचानें। हो सकता है कि हम गिरें, हो सकता है कि पहला कदम उठाएं, एक बच्चा भी गिर जाता है। पहले कदम पे बच्चे गिरते हैं, लेकिन फिर जब वो तगड़ा हो जाता है, उस दौड़ पे, उस चलने पे, उस चाल पे कायम रहता है, तो फिर वो बहुत तेज़ भागता है। और जब वो बहुत तेज़ भागता है तो इंसान ही दुनिया में फास्टेस्ट इंसान का रिकॉर्ड कायम करते हैं। हुसैन बोल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपने चलना है, आपने इस राह पे चलना है, अपना हक पहचानना है, खुद को पहचानना है और अपनी ताकत को पहचानना है। और गिरेंगे लेकिन गिर के उठेंगे, इसी का नाम इंसानियत है। और ये इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर एक दफ़ा पहले भी आ चुके हैं और अभी हम दोबारा यहाँ पर आए हैं। और यकीन माने पहले से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। लेकिन पहले ये गटर बंद था, सिर्फ उबल रहा था। पगले की बारी है, अगला वाला उबल रहा है। कौम का मुस्तकबिल आप देख ही रहे हैं। ये क्या गंद डाला हुआ है? मुकना ही नहीं गंद। बेटे इतने गंदे इलाके में रहते हैं आप। सुबह स्कूल जाते हैं, इतना पानी आता है यहाँ से। जो ठंडे कमरों में बैठ के कहते हैं ना कि विजन को हम आगे लेके चल रहे हैं, उनका विजन एक दफा यहाँ ला के खोल दें। वाह चाचू, हीरो ही लगे हो है। दुनिया सारी साइड तक लोती भी चलांग रहे तुसी। गुड गुड। लो जी, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। वो जेड़ा बंदा गाने गा गया सी, वो आया नहीं वापस? नहीं, वो गुलूकार बन गया। गुलूकार बन गया। लो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान खान। तालियां बजाओ। बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान। पता नहीं कौन बचाएगा। अब यहाँ के रहने वालों के लिए महंगाई सेकेंडरी इशू है और सूरत हाल देखते जाएं। और मेरे ख्याल से अब मैं ये भी कहूँगा ना, शर्माते जाएं तो मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए। आपने किसको वोट डाला था? इमरान खान को डाला था ना कि नया पाकिस्तान ने तबाह कर दिया हमें। हम ऐसे नए पाकिस्तान भेजते हैं, ऐसे वज़ीर आज़म पर भी होते हैं, उनके ये हालात हैं। हमारी ये ज़िंदगी गुजारने के इस यहाँ में गुजार सकते हैं हम ज़िंदगी। कुछ कहना चाहते हो? तुम सुन रहे हैं शायद, मैं ही मेरी आवाज़ ही पहुँच जाए। तो खान साहब ने देखो कहना चाहते हैं कि अपने घर ही बैठो, नहीं काम कर सकते थे। बहुत अच्छे इंसान ने ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ टीवी ਤੇ ਅਸੀਂ देखीदा ਤੇ माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ गरीबां ਦੇ हक 'ਚ बहुत अच्छे है जी। खान साहब ठीक कहते हैं, बड़ा सस्ता है पाकिस्तान ना। जो न्यूयॉर्क में रहते हैं वहाँ आकर घर ले लो, मेरे ख्याल $2 का आपको मिल जाएगा घर यहाँ पे। खोखर साहब को गए हो MPA को? ਅਸੀਂ ਤੇ खोखर ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਉਧਰ ਕੀ ਕਰੀਏ हैं? हाँ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫੋਟੋ ओए डिग जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ आए थे वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल, यानी कि ये वो शख्स हैं जो इमरान खान का विजन तो साथ लेके चले ही हुए हैं, वज़ीर आला पंजाब का कान भी हैं। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा करीब कान को जब हम गटर के पास ही ले आए तो कान को तो बातें पहुँचा देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं सुन सका।